हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिकली लीगल प्रिंसिपल के रिगार्डिंग होगा। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम अपने लीगल प्रिंसिपल में कवर कर रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम उसके कुछ बेसिक टर्म्स से शुरुआत करेंगे कि वो आखिर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ डेफिनेशन प्रोवाइडेड है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जाता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एग्रीमेंट क्या है। जब भी हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो सोशल हो सकता है या फिर वो लीगल हो सकता है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम एक लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं जिसमें कि दोनों जो पार्टीज हैं हमारी, उनकी एक इंटेंशन होनी चाहिए लीगली बाउंड होने की। ये थ्रू टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम ये बात इन्फर कर सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंशन थी या नहीं दोनों पार्टीज की लीगली बाइंड होने की। तो एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, या सोशल एग्रीमेंट या लीगल एग्रीमेंट। लाइक अगर आपके पापा आपसे प्रॉमिस करे कि बेटा तू फर्स्ट डिवीजन ले आ तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट एक लीगल एग्रीमेंट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं ना, क्योंकि इसमें लीगल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है पार्टीज की। वहाँ कोई, अगर आपके पापा आपको बाइक नहीं दिलाते तो आप जाकर सू नहीं कर सकते हैं कोर्ट के सामने। तो हमारे लिए जो एग्रीमेंट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है कि हमारा एग्रीमेंट एक लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पार्टी की लीगल इंटेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट में आने की और उसके रिpercussion से बाइंड होने की। तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये तो हमारी एक बेसिक डेफिनेशन हुई कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट, शुरुआत कैसे होती है। तो जब भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है या प्रपोजल करती है, किस लिए? उस इंसान की एक्सेप्टेंस लेने के लिए। और अगर वो सामने वाला इंसान एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। ये प्रॉमिस भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है जब तक कि इसमें कंसिडरेशन नहीं जुड़ जाती। कंसिडरेशन मतलब कुछ करने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो ये क्विड प्रो क्यो, आपने एक ये टर्म सुना होगा, ये लीगल मैक्सिम आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। मतलब इन रिटर्न आपको सब कुछ देना पड़ेगा जिसकी लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू है। तो जब भी हम प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जोड़ देते हैं तो फिर वो एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट कैसा? वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, किसी भी तरीके से लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो कि, या फिर वो कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना हो या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने क्या क्या देखा कि हमें एक ऑफर चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस चाहिए, तब जाकर वो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस के लिए हमें कंसिडरेशन चाहिए, कंसिडरेशन मिलेगी तब वो एग्रीमेंट बनेगा। और जब भी वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तब हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टर्म है जो आप लाइफ में कभी ना कभी हर जगह सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि एक बहुत जनरल टर्म है। हर समय जब आप दुकान से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दुकान वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत जनरल टर्म है जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में सुनते रहते हैं। उसके बाद जब भी हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है ऑफर। अब अगर अपनी सुनेंगे तो ऑफर को दो वर्ड से यूज़ किया जाता है, या तो हम बोलते हैं ऑफर या तो हम बोलते हैं प्रपोजल। तो मतलब ऐसे इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है कि या तो हमारे यहाँ प्रपोजल यूज होता है या ऑफर यूज होता है। बेसिकली जब भी हम ऑफर की बात करते हैं, ऑल्दो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, ऑफर और प्रपोजल का मीनिंग सेम ही है, जहाँ पे हम दूसरे इंसान को कुछ अपनी डिजायर का एक्सप्रेशन में बता रहे हैं, हम उससे कुछ चाह रहे हैं, उसको अपनी इच्छा बता रहे हैं इससे कि वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे। अपनी डिजायर सामने वालों को बताना इस उम्मीद से कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, तो हम उसे प्रपोजल कहते हैं। अब बेसिकली प्रपोज वर्ड से आप सबसे कॉमन एग्जांपल रेफर कर सकते हैं जब हम सामने वाले से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी जो इच्छा है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो प्रपोजल कहलाता है। प्रपोजल कई तरीके के होते हैं, वो तो आप लोगों ने
अपने स्कूल लाइफ में रेफर किए ही होंगे। ऑफर की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक इंग्लिश लॉ में यूज होने वाला टर्म है। लेकिन जब भी आप आगे चल के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे, तब आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ पे जो टर्म यूज कर रखा है वो प्रपोजल यूज कर रखा है। तो बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जब हम ऑफर की बात करते हैं तो वो इंग्लिश लॉ में कॉमनली यूज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ICA 1872 का एक्ट है जो हमने ब्रिटिश पीरियड में ही बनाया था, तो इसलिए हम ऑफर भी जनरली रेफर कर लेते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे जो मेन टर्म को रेफर किया है वो है प्रपोजल। तो ये दोनों टर्म्स का मीनिंग तो सेम है, बस इनको अलग अलग कंट्रीज में यूज किया जाता है। इंडिया में हम प्रपोजल वर्ड यूज करते हैं और इंग्लिश में हम, ब्रिटिश में हम ऑफर यूज करते हैं। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है कि ये दोनों अलग अलग देश में यूज होते हैं। अब एक वैलिड ऑफर कैसे होगा, हम कैसे माने कि जो आपने ऑफर दिया वो एक सही ऑफर है। आपका ऑफर के जो इसेंशियल्स हैं वो यहाँ प्रोवाइडेड है। सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए। ए बी को ऑफर करेगा, मतलब यहाँ पे दो पार्टीज होनी चाहिए। आप किसी को तो अपनी इच्छा जाहिर करेंगे ना उसकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए। आप खुद को ही ऑफर नहीं कर सकते कि आप, मैं ये करता हूँ चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑल्दो इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी चीज में को ओनर है, मतलब आपने और आपके दोस्त ने मिलकर अगर कोई चीज खरीदी और बाद में आप चाहते हैं कि कंप्लीट ओनरशिप आपके पास आ जाए, आप ही उसके मालिक बन जाए, तब आप ऐसा कर सकते हैं। बट ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं A और B, या कोई भी XY, जो आपकी दो पार्टीज होंगी, तभी एक पार्टी ऑफर देने के लिए और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास दो पार्टीज का होना जरूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन। अगर आप सामने वाले को आपकी बात कम्युनिकेट ही नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपके जो प्रपोजल है वो सामने वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए। आप किसी पे ना ऐसे ही कोई अनड्यू टर्म नहीं डाल सकते कि अगर आपने इतने दिनों में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो फिर मैं ये मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस तो तभी होगी ना जब उसे पता चलेगा कि आपका प्रपोजल क्या था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रपोजल की कम्युनिकेशन हो, जिसके बाद ही सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। उसके बाद है इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के, अब हम कैसे समझेंगे कि कोई पार्टी लीगली इन्वॉल्व हो रही है। तो वहां पे आप कुछ चीज पाएंगे, जैसे कि मार्केट से रिलेटेड कोई चीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, आपके कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज वहां पे होगी कि अगर ऐसा ऐसा ब्रीच हुआ तो हम आपको कोर्ट ले जा सकते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं कि पार्टी की लीगल इंटेंशन है। साथ में अगर वो सिचुएशन किसी लेजिस्लेशन से गवर्न हो रही हो, कोई स्टैट्यूट से जो सिचुएशन को कवर कर रहा है, तो हम ये बात मानेंगे कि वहां पे पार्टी की लीगल इंटेंशन है। या फिर कोई और सिचुएशन, तो हम कहेंगे कि वहाँ पार्टी की लीगल इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। अगर उसका ब्रीच हुआ या कोई वो हुई तो वो पार्टी एक दूसरे को कोर्ट में सू कर सकते हैं और उसके लिए कंपनसेशन ले सकते हैं। फिर है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो उसके टर्म्स हो वो सर्टेन हो। लाइक अगर आपने किसी दुकान पे जाके बोला कि मुझे इतना, मेरे को 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए, तो फिर आपने, और वो दुकान वाला कई तरीके के ऑयल्स को बेचता है, तो किस तरीके का ऑयल आपको चाहिए आपने सर्टेन नहीं किया ना, तो ये अनसर्टेन एग्रीमेंट हुआ। तो सर्टेनिटी के लिए चाहिए कि आपके क्लियर टर्म्स होने चाहिए, या फिर तो वो सर्टेन हो या फिर वो कैपेबल हो सर्टेन करने के। लाइक आप किसी दुकान पे गए और आपने उसको बोला, उसके पास एक पूरी चीनी का कंटेनर रखा हुआ था और आपने बोला आप मेरे को 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो जब तक वो उसे उसमें से 1 किलो चीनी निकाल के आपके लिए अलग नहीं रख देता तब तक वो सर्टेन नहीं होगा। तो लेकिन वो किस तरीके का एक ऑफर है, वो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है, आप उसको सर्टेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके ऑफर होना चाहिए कि आप उसे सर्टेन कर सकते हो या फिर वो ऑलरेडी सर्टेन टर्म्स में है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है नो अनड्यू टर्म्स। नो अनड्यू टर्म्स से क्या समझते हैं, ऐसा कोई भी टर्म हम उसमें नहीं डालेंगे जो एक पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट की डेट्रीमेंटल हो, मतलब एक पार्टी के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल है, ए ने बी को एक लेटर दिया और उसमें उसने मेंशन किया
कि अगर तुमने 10 दिन में इस लेटर का रिप्लाई नहीं फाइल किया या रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं ये मानूंगा कि तुमने जो अपना हॉर्स है उसको मुझे बेचने के लिए एक्सेप्टेंस कर लिया। वो ऑफर किसके रिगार्डिंग था कि अगर तुम 10 दिन में इसका रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं मानूंगा कि जो हॉर्स मैं खरीदना चाह रहा हूँ तुमसे, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया मेरे ऑफर को और वो हॉर्स मेरा हो जाएगा। तो यहाँ आप साइलेंस के थ्रू दूसरी पार्टी पे ड्यूटी डाल रहे हैं कि अगर उसका साइलेंस क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, आप ये बात वहां डाल रहे हो। तो इस तरीके का कोई भी ऑफर आप नहीं कर सकते जहाँ पे किसी एक पार्टी के लिए वो हार्मफुल हो। तो कोई भी आप अनड्यू टर्म को नहीं डाल सकते। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वैलिड ऑफर के कुछ इसेंशियल्स है। सबसे पहले कि दो पार्टी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दूसरी पार्टी को प्रपोजल के बारे में पता होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने की, उसके रिपरकशंस को अलाउ करने की, साथ में सर्टेनिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए, ऐसा अनसर्टेन नहीं होना चाहिए जिसको कैपेबल नहीं किया जा सकता आगे सर्टेन बनाने के लिए, या कोई अनड्यू टर्म्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से हम दूसरी पार्टी का फायदा ना उठा रहे हो। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर मतलब कई तरीके के ऑफर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं। सबसे पहला इनविटेशन टू ऑफर, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर एंड लास्ट इज काउंटर ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है जैसे कि कोई शॉप है, आप जाते होंगे कहीं भी मॉल वगैरह में, या कोई मेडिसिन शॉप्स ऐसी होती है जहाँ आप खुद जाके कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं और फिर वहाँ जाके आप काउंटर पे ऑफर करते हैं कि मैं ये चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ। तो जब भी आप किसी शॉप में ऐसे एंटर कर रहे हो किसी चीज़ को देख करके, वहाँ कोई चीज़ रखी हुई है और फिर आप जाके काउंटर पे जो भी ऑफिसर है उसको बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको ऑफर दे रहे हैं। लेकिन जिस चीज को देखकर आप अंदर आए या वो चीज रखी हुई थी आपने उसे उठाया, तो वो इनविटेशन टू ऑफर थी। आपने को एक इनविटेशन टू ऑफर था कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। तो आपने इनविटेशन टू ऑफर को जाकर वहां पे फिर दुकान वाले से बोला कि आप इसे खरीदना चाहते हैं, फिर आप ऑफर दे रहे हो उसको। अब ये उसकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या उसको ना करे। तो इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। जब भी हम ऐसे किसी मॉल वगैरह किसी शॉप में जाते हैं जहाँ से हम खुद सामान पिक कर सकते हैं, फिर काउंटर पे हम पेमेंट के लिए जाते हैं, तो हाँ बेसिकली हम काउंटर पे ऑफर कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। फिर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर क्या? एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेसली हमने वर्ड्स वगैरह में सब कुछ तय कर लिया कि हाँ इतना इतना होगा, आप इतना इतना करेंगे, हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, हमारी सारी बातचीत हो चुकी है। मतलब सारे टर्म्स क्लियरली हमने ओरली या राइटिंग में एग्री कर लिए हैं। तो वो हमें एक एक्सप्रेस ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर कब है? इम्प्लाइड ऑफर मतलब हमने कुछ बातें बोली नहीं है बट वो इम्प्लाइड है। जैसे कि मैं जाकर एक ऑटो में बैठ जाऊं और उसको बोलूं कि भैया जरा आप चौराहे तक चलिए, तो जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये बात इम्प्लाइड हो गई कि हाँ मैं उसको उसके लिए पेमेंट करूंगी। तो ये इम्प्लाइड हम दोनों के माइंड में कि अगर आप मेरे को चौराहे तक लेके जाएंगे तो उसके लिए मैं आपको पेमेंट दूंगी। तो ये क्या चीज हुई? ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। वहीं पे अगर एक्सप्रेस ऑफर होता तो हम पहले ही बात कर चुके थे कि मेरे को अगर आगरा से दिल्ली जाना है तो वहां का किराया 3500 रुपीज है, मैं आपको इतना पेमेंट करूंगी, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्रेसली हम एक दूसरे से डिसाइड कर चुके हैं, तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर आज के लिए हमारा कम ही करंट सिनेरियो में इम्पोर्टेंट रह गया है, क्योंकि बेसिकली ये लेटर के रेफरेंस में होता है। जब भी कोई दो पार्टी है, ए और बी, इन दोनों ने एक दूसरे को कोई ऑफर दिया है। ए ने बोला कि तुम मेरा कोई भी हाउस है, व्हाइट हाउस है, आप खरीद लो। और इसने बोला कि मुझे आपका व्हाइट हाउस खरीदना है। दोनों का ऑफर किसी पॉइंट पे कॉन्साइड करे। अब इसको इस बी के ऑफर के बारे में नहीं पता है और बी को ए के ऑफर के बारे में नहीं पता है, और दोनों ने अपने अपने लेटर पोस्ट कर दिए हैं। तो एक पॉइंट पे जहां ये कॉन्साइड करेगा, तो एक दूसरे को जब ये क्रॉस करेगा तब हम कहेंगे कि ये क्रॉस ऑफर है। तो आज के करंट सिनेरियो में तो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि आजकल ईमेल और टेक्सटिंग का ज़माना है, हम 1 मिनट में ही सबको वो चीज़ मिल जाती है। तो क्रॉस ऑफर वाला सिनेरियो आजकल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर स्पेसिफिक ऑफर।
स्पेसिफिक ऑफर में जब हम किसी क्लास को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक ऑफर है। लाइक ए ने बी को ये ऑफर दिया है, ये ऑफर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट बी। और जनरल ऑफर ये हर एक किसी के लिए ओपन है। जो ऑफर सबको दिया जाए हर एक किसी के लिए ओपन है, मतलब इसका करंट अपोजिट बोल सकते हैं इसको। हर एक कोई भी आके इसको एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक ए ने बोला कि मेरा नेफ्यू खो गया है, जिसको भी वो मिले वो उसे आके मेरे को दे के जाए और उसके लिए मैं उसे सर्टेन सर्टेन अमाउंट पे करूंगा। तो ये एक तरीके का जर्नल ऑफर है, मतलब सबके लिए ओपन है, कोई भी इसकी कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो आके अपनी कंसिडरेशन लेके जा सकता है। तो स्पेसिफिक में किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, जर्नल में हमने सबको अलाउ कर रखा है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर और जर्नल ऑफर। लास्ट है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होते हैं जिन वो जब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक कि हम उनको रिट्रैक्ट नहीं कर लेते। लाइक आप दुकान वगैरह पे गए होंगे कभी, तो एक लाइन वहां पे आपको लिखी हुई मिलेगी कि 50% सेल जब तक कि स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर रहेगा जब तक कि ये पॉइंट आना जाए कि स्टॉक खत्म ना हो जाए। तो जब भी तक आपका स्टैंडिंग ऑफर को रिट्रैक्ट नहीं किया जाता है वो ओपन रहता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे ऑफर को हम स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। लास्ट में है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर होता है ए ने बी को कहा मैं तुम्हारा घोड़ा 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो बी ने ए को कहा कि नहीं, मैं इसको सिर्फ 900 रुपये में खरीदूंगा, वो भी तब जब तुम इसका जो बेबी है वो भी मेरे को साथ में दोगे। तो ये इसने बी ने क्या किया, ये इसने काउंटर ऑफर कर दिया। तो अब जो इसका ये पहले वाला ऑफर था ये इनवैलिड हो गया। अब काउंटर ऑफर क्या, यहाँ पे हमारा एक फ्रेश ऑफर आ चुका है, तो इसको हम बोलेंगे काउंटर ऑफर। लास्ट हमारा ऑफर में जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे होगी? जब भी ए बी को कोई भी बात बताएगा कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, किस लिए? टू ऑब्टेन हिज असेंट, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हो गई है। जब भी बी को पता चल जाए ऑफर के बारे में ए के, तो कम्युनिकेशन हो गई है। अब ये लेटर के कंसिडरेशन में कैसे होगा? जब भी ए ने लेटर पोस्ट किया बी के लिए कि मैं आपसे आपका घर खरीदना चाहता हूँ, जब ये ऑफर बी की नॉलेज में आ जाएगा तो इस ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन का जब सामने वाले को पता चल जाए। सिमिलरली मोबाइल के केस में अगर ए ने बी को कोई ऑफर दिया, जब बी इसका ऑफर सुन लेगा तब हम ये मानेंगे कि बी की जब नॉलेज में आ गया है जो ऑफर ए ने किया है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है ऑफर की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ प्रपोजल का, कि प्रपोजल बेसिकली क्या होता है। एक बार हम पूरा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। सबसे पहले जो टर्म हमने डिस्कस किया वो था एग्रीमेंट। के एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सोशल एग्रीमेंट या तो लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिलेवेंट नहीं है। हमारे लिए लीगल जो एग्रीमेंट्स है वो रिलेवेंट है क्योंकि वो इन्फोर्स कर सकते हैं हम लॉ के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि ऑफर और प्रपोजल में क्या डिफरेंस है। तो ऑफर बेसिकली एक इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश लॉ का टर्म है, और प्रपोजल हमारे इंडियन लॉ में यूज होता है, ऑल्दो इनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम ही है। उसके बाद हमने देखा एक वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले कि दो पार्टीज होनी चाहिए। प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है
वो दूसरी पार्टी को होनी चाहिए, तभी तो वह एक्सेप्टेंस देगा, जब उसे पता चलेगा कि आपने क्या प्रपोजल दिया, हवा में तो नहीं दे सकता। उसके बाद इंटेंशन होनी चाहिए लीगली उसे बाइंडिंग करने की। लास्ट में फिर सर्टेनिटी होनी चाहिए, टर्म्स जो है वो सर्टेन होने चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होने चाहिए, कोई अनड्यू टर्म नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में कि वो हार्मफुल हो उसके लिए। उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरीके के ऑफर हो सकते हैं, जिसमें कि इनविटेशन टू ऑफर हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर हो सकता है, क्रॉस ऑफर्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक या जनरल ऑफर्स हो सकते हैं, स्टैंडिंग ऑफर हो सकता है, काउंटर ऑफर हो सकता है। ये सब हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर हुए। उसके बाद हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया वो था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होगा? कम्युनिकेशन जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट कर दे कि वो क्या चाहती है। व्हेन ए सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू बी फॉर ऑब्टेनिंग हिज असेंट फॉर द सेम, तो हम उसको कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पूरी हो चुकी है। जब सामने वाले पार्टी को ये बात पता चल जाए, तभी तो वो उसके रिगार्डिंग अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक था ऑफर के रिगार्डिंग, तो ऑफर क्या होता है और क्या नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स क्या है, कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, और कब एक्सेप्टेंस एक दूसरी पार्टी के रिगार्डिंग जो हमारा प्रपोजर है, जो प्रपोज कर रहा है उसके रिगार्डिंग वो कंप्लीट होगी। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप you understand this lecture. If you like this video, kindly share and subscribe our channel. Thank you.